आतिशफशां बुक 1 पार्ट 3। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। इम्तिहान से फारिग होते ही उसने किसी काम धंधे के बारे में सोचा। वो टैक्सी चला सकता था। उसके पास इतनी रकम थी कि एक नहीं 4 टैक्सियां खरीद सकता था, लेकिन टैक्सी चलाने का ख्याल उसने जहन से निकाल दिया। सिंगापुर के तमाम मार्केटों में घूमने और जायजा लेने के बाद उसने वो काम शुरू कर दिया जिसमें नुकसान का अंदेशा कम था। वो बड़े व्यापारियों से माल लेकर छोटे दुकानदारों को सप्लाई करने लगा। अगरचे उसमें मेहनत ज्यादा थी, लेकिन 4 पैसे बच जाते थे। कई साल तक प्रताप सिंह यही काम करता रहा। फिर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और खुद इंपोर्ट का काम शुरू कर दिया। वो हिंदुस्तान से मिर्च मसाले मंगवाकर सिंगापुर में सप्लाई करने लगा। यहाँ मसाला जात के 3 इंपोर्टर और भी थे, मगर प्रताप सिंह को इस फील्ड में कदम जमाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। लिटिल इंडिया वाला मकान छोड़कर वो फोर्ट कैनिंग रोड वाले मकान में मुंतकिल हो गया। लिटिल इंडिया वाला मकान उसके बाप ने किराए पर लिया था। माँ बाप के इंतकाल के बाद जब उसके पास पैसे आए तो उसने वो मकान खरीद लिया, और अब जबकि वो फोर्ट कैनिंग रोड वाले मकान में मुंतकिल हो चुका था तो उसने वो मकान भी नहीं छोड़ा था। आज से 12 साल पहले उसकी मुलाकात आबिद अली से हुई थी। आबिद अली और उसकी बीवी शगुफ्ता चंद रोज पहले ही पाकिस्तान से आए थे और लिटिल इंडिया में वाक़ई घटिया से रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। दूसरे ही रोज उनका सामान चोरी हो गया था। शगुफ्ता की गोद में 2 माह का बच्चा था और दोनों मियां बीवी काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे थे। प्रताप सिंह के पास भी आबिद अली काम की तलाश में ही आया था। उस वक्त शगुफ्ता भी उसके साथ थी, जिसने 2 माह के बच्चे को अपने सीने से लिपटा रखा था। प्रताप सिंह को ना जाने आबिद अली में ऐसी क्या बात नजर आई कि उसने आबिद अली को ना सिर्फ अपने पास मुलाजिम रख लिया, बल्कि रिहाइश के लिए अपना लिटिल इंडिया वाला मकान भी दे दिया। उसने अपनी जेब से 1 महीने का राशन भी डलवा दिया और 2 महीने की तनख्वाह भी एडवांस दे दी। 6 महीने बाद प्रताप ने आबिद अली को सेंटर पॉइंट में मुलाजमत दिलवा दी। सेंटर पॉइंट सिंगापुर का सबसे बड़ा शॉपिंग आर्केड था। यहाँ तनख्वाह भी ज्यादा थी और कमीशन भी अच्छा खासा मिल जाता था। प्रताप और आबिद अली दोस्ती के गहरे रिश्ते में मुंसलिक हो चुके थे। वो शगुफ्ता को भाबो कहता। शगुफ्ता भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। लगता था जैसे प्रताप सिंह भी इसी मुख्तसर से कुनबे का एक रुकन हो। वजदान प्रताप सिंह की गोद में पला बड़ा था। वो उसे चाचा कहता तो प्रताप सिंह झूम उठता। आबिद अली ने चंद साल नौकरी की। उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि उसने नौकरी छोड़कर चाइना टाउन में जनरल स्टोर खोल लिया। इससे पहले उसने प्रताप सिंह के पड़ोस में वो मकान खरीद लिया था। मकान की खरीद और स्टोर खोलने के सिलसिले में प्रताप सिंह ने आबिद अली की माली मदद भी की थी। प्रताप सिंह की शादी 6 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ज़चगी के दौरान उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, जिसने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन वो बच्ची भी जिंदा न बच सकी। उसके बाद प्रताप सिंह के कई दोस्तों ने उसे दूसरी शादी का मशवरा दिया, लेकिन प्रताप सिंह ने अब शादी का ख्याल जहन से निकाल दिया था। इस मौजू पर एक रोज आबिद अली से भी बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन प्रताप ने दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया था। उन सबकी जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी, और फिर अचानक ही आबिद अली की जिंदगी में भौचाल आ गया। दारा को देखकर वो खौफजदा हो गया था। प्रताप सिंह ने अगरचे उसे तसल्ली दी थी कि डरने की जरूरत नहीं, उनकी हिफाजत का माकूल इंतजाम भी कर दिया था, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मौत घात लगाए बैठी है। और फिर मौका पाते ही मौत उन पर झपट पड़ी थी। वजदान के साथ जो कुछ बीत रही थी, प्रताप सिंह को उसका एहसास था। वो भी इस कर्ब से गुजर चुका था। वो भी चश्मे ज़दन में अपने माँ बाप से महरूम हो गया था। उसने बड़ी मुश्किल से यह सदमा बर्दाश्त किया था। उसने अपनी बहन और माँ बाप की जली हुई लाशें देखी थी। उन्हें चीखते और तड़पते हुए नहीं देखा था, जबकि वजदान ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को चीखते, तड़पते और मरते हुए देखा था। वो बड़ा बाहिम्मत लड़का था जो ये सब कुछ सह गया था। माँ बाप के मुकाबले में ये दोनों बदकिस्मत साबित हुए थे। प्रताप और वजदान में ये फर्क था कि प्रताप सिंह के माँ बाप एक हादसे का शिकार हुए थे और हुकूमत ने उसे मुआवजा भी दे दिया था, जिससे उसे अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल गया था, जबकि वजदान एक मुख्तलिफ सूरत हाल का शिकार था। उसके माँ बाप कत्ल हुए थे और वो इस दोहरे कत्ल का चश्मदीद गवाह था। उसने कातिलों को देखा था, उन्हें पहचान सकता था। कातिलों को भी एहसास था कि वजदान उन्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकता है। वो यकीनन उसकी ताक में होंगे। इसी तरह वजदान की जिंदगी को भी खतरा था। अगरचे उसकी हिफाजत का इंतजाम कर दिया गया था, लेकिन प्रताप सिंह जानता था कि उसके दुश्मन मौका मिलते ही उस पर वार करेंगे। प्रताप सिंह घर में भी साये की तरह वजदान के साथ लगा रहता। एक लम्हे को भी उसे अपनी निगाहों से ओझल ना होने देता। अगर वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता तो प्रताप भी उसके पीछे पहुंच जाता। बाहर 2 मुसल्लह पुलिस वाले 24 घंटे मौजूद रहते थे। प्रताप के अपने 2 गनमैन थे जो हर वक्त मकान के आसपास टहलते रहते और गली से गुजरने वाले हर शख्स पर निगाह रखते थे। प्रताप सिंह को अपने कारोबार की फिक्र नहीं थी। कारोबार की देखभाल के लिए उसके काबिल एतमाद मुलाजमीन मौजूद थे। वो खुद भी टेलीफोन पर अपनी पार्टियों से बात करता रहता था।
उसे सिर्फ वजदान की फिक्र थी। वो उसे ना सिर्फ दुश्मनों से बचाना चाहता था बल्कि उसकी परवरिश इस अंदाज से करना चाहता था कि वो बड़ा होकर अपने माँ बाप के कत्ल का इंतकाम ले सके और अपने दुश्मनों को खाक खून में लौटा सके। प्रताप सिंह ने कॉलेज की तालीम के दौरान मार्शल आर्ट सीखा था। वो ब्लैक बेल्ट था और मजीद आगे जाना चाहता था, लेकिन इस दौरान में उसके माँ बाप को वो हादसा पेश आ गया। वो अपने पैरों पर खड़ा होने के जतन करने लगा। मार्शल आर्ट से उसकी दिलचस्पी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उसके पास वक्त नहीं था और अब इस सूरत हाल में एक बार फिर उसने दिल में मार्शल आर्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो वजदान को भी मार्शल आर्ट्स का माहिर बनाना चाहता था ताकि आइंदा जिंदगी में वो अपना दिफा कर सके। उस शाम वो कई रोज बाद वजदान को साथ लेकर घर से बाहर निकला। दोनों पुलिस कांस्टेबल भी उनके साथ थे और प्रताप सिंह के अपने बॉडीगार्ड भी। उस रात प्रताप ने सेंचुरी पार्क शेरेटन होटल में डिनर का प्रोग्राम बनाया था। ये होटल उसके मकान से खासा दूर था और प्रताप ने उसका इंतखाब भी इसीलिए किया था। वो अंदाजा लगाना चाहता था कि किसी की नजरों में आते हैं या नहीं। एक कार में प्रताप और वजदान सवार थे। पिछली सीट पर दोनों कांस्टेबल बैठे थे। दूसरी गाड़ी प्रताप सिंह के दोनों बॉडीगार्ड के पास थी। दोनों गाड़ियां फोर्ट कैनिंग रोड से निकलकर कैलीमेंसी एवेन्यू पर आ गई और थोड़ा सा ही फासला तय करने के बाद पैनानिक रोड पर मुड़ गई। दोनों गाड़ियों के दरमियान तकरीबन 3 गज का फासला था। स्टीयरिंग के सामने बैठे हुए प्रताप की नजरें चारों तरफ घूम रही थी। वो सामने लगे आईने में भी पीछे आने वाले बॉडीगार्ड की गाड़ी पर निगाह रखे हुआ था। कार समरसेट रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस सेंटर के सामने से गुजरती हुई आर्चर्ड बुलेवर्ड की तरफ मुड़ गई। उस वक्त रात के 8:30 बजे थे। इस कुशादा सड़क पर ट्रैफिक का हुजूम था। प्रताप सिंह बड़े मोहतात अंदाज में गाड़ी चला रहा था। एक तवील फासला तय करने के बाद कार टॉम्बलिनसन रोड पर मुड़ गई और कुछ आगे जाकर एक और मोड़ काटते हुए सेंट मार्टिन ड्राइव की तरफ घूम गई। सेंचुरी पार्क शेरेटन होटल इस सड़क के इख्तिताम पर था। वसी और इस पार्किंग लॉट पर गाड़ी रोकने के बाद वो नीचे उतर आए। दूसरी गाड़ी भी उनसे कुछ फासले पर रुक गई थी। दोनों पुलिस वाले बाहर ही रुक गए, लेकिन प्रताप के बॉडीगार्ड जो सादा लिबास में थे उनके साथ अंदर गए। प्रताप ने पहले से ही मेज बुक करवा रखी थी। जैसे ही वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए, हेड वेटर ने उन्हें उनकी मेज पर पहुंचा दिया। वजदान अपने माँ बाप के साथ अक्सर होटलों में जाता रहता था, लेकिन यहाँ वो पहली बार आया था। उसके लिए हर चीज नई थी। वो बड़ी दिलचस्पी से इधर उधर देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद उनकी मेज पर खाना सर्व कर दिया गया। खाना सर्व करने वाली हसीन वेट्रेस ने बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए वजदान की तरफ देखा और उसके गाल पर हल्की सी चुटकी काट ली। खाने के बाद वो तकरीबन आधा घंटा वहां बैठे रहे और फिर उठकर होटल के शॉपिंग आर्केड में घूमने लगे। एक गिफ्ट शॉप से प्रताप सिंह ने वजदान को 2-3 चीजें खरीद कर दी और फिर होटल से बाहर आ गए। दोनों कारें होटल की हदूद से निकलकर सड़क पर आ गईं। सेंट मार्टिन ड्राइव के अख्तिताम पर प्रताप सिंह ने कार आर्चर्ड बुलेवर्ड के बजाय टैंगलेटन रोड पर मोड़ ली और कुछ ही फासला तय करने के बाद वो आर्चर्ड रोड पर आ गए। ये शहर की सबसे बड़ी और बारौनक सड़क थी। तमाम बड़े बड़े होटल, शॉपिंग सेंटर, बड़ी बड़ी इमारतें, नाइट क्लब्स और कारोबारी दफातर इस सड़क पर और उसके आसपास वाक़ थे। ये इलाका शहर का दिल कहलाता था। 8 बजे तक बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स खुले रहते थे। दूसरी दुकानें और होटल वगैरह देर तक खुले रहते थे और इसी तरह तकरीबन आधी रात तक यहाँ रौनक रहती थी। लीडो थिएटर से जरा पहले एक ट्रैफिक सिग्नल पर प्रताप सिंह को गाड़ी रोक लेनी पड़ी। उससे आगे 2 गाड़ियां और थी। पहले ही गाड़ियों की कतार लग गई थी। वजदान अपनी सीट पर बैठा इधर उधर देख रहा था। एक मोटरसाइकिल कार के करीब आकर रुकी। मोटरसाइकिल पर 2 आदमी सवार थे। वजदान उनकी तरफ देखने लगा। वो दोनों चीनी थे। आगे वाले आदमी के हाथ मोटरसाइकिल के हैंडल पर जमे थे और वो इधर उधर देख रहा था। उसका चेहरा जैसे ही वजदान की नजरों में आया, वो चीख उठा, चाचा, ये है वो गुंडा, इसने मारा था मेरी मम्मी को। प्रताप सिंह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मोटरसाइकिल सवार चीनी ने भी वजदान की चीख की आवाज सुन ली थी। उसने वजदान की तरफ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे वो सीधा हो गया। मोटरसाइकिल उछलकर आगे बढ़ गई। प्रताप सिंह और पुलिस वाले बड़ी फुर्ती से कार से निकल आए, लेकिन मोटरसाइकिल चौराहे पर पहुंचकर बड़ी तेजी से सिग्नल तोड़ती हुई सामने वाले ट्रैफिक के हुजूम में गायब हो चुकी थी। प्रताप और दोनों कांस्टेबल दौड़कर गाड़ी में बैठ गए। इंजन स्टार्ट ही था। प्रताप ने गाड़ी को गियर में डालकर क्लच पर पैर रख दिया। सिग्नल 1 मिनट बाद खुला। आगे वाली दोनों गाड़ियां जैसे ही हरकत में आई, प्रताप सिंह ने स्टीयरिंग मोड़ते हुए क्लच छोड़ दिया। गाड़ी एक जोरदार झटके से उछलकर आगे बढ़ी। प्रताप सिंह ने एस्केलेटर पर पांव का दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी तूफानी रफ्तार से दौड़ने लगी। स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ प्रताप सिंह इधर उधर देख रहा था। उसे मोटरसाइकिल की तलाश थी। क्राउन प्रिंस होटल के मोड़ पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोक ली और गहरे गहरे सांस लेते हुए इधर उधर देखने लगा। लीडो थिएटर से क्राउन प्रिंस होटल तक रास्ते में दाएं बाएं कई छोटी बड़ी सड़कें फूटती थीं। वो मोटरसाइकिल ना जाने किस तरफ निकल गई होगी। निकल गए, प्रताप सिंह ने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए कहा।
तुम्हें यकीन है कि ये वही लोग थे जिन्होंने हमला किया था? हाँ चाचा, मोटरसाइकिल पर जो आदमी बैठा था ना, उसने मम्मी को कत्ल किया था। दूसरे को मैं नहीं जानता, लेकिन उन चेहरों को मैं कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने मेरे माँ बाप को मारा है। वो तू फिक्र ना कर पुत्र, ये लोग बच के कहीं नहीं जा सकते। रब दी सौ, इन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बोला, मेरा ख्याल है वो हमारा पीछा नहीं कर रहे थे, महज इत्तेफाक से सामने आ गए थे और तुम उन्हें सामने देखकर चीखे ना तो वो बदहवास होकर भाग गए। इसी दौरान में दूसरी गाड़ी भी उनके पीछे आकर रुक गई। सूतर सिंह नामी गार्ड अपनी गाड़ी से उतरकर उनके करीब आ गया और प्रताप सिंह की तरफ खिड़की पर झुकते हुए बोला, की गल है जी, आप इतनी तेजी से वहां से क्यों निकले? हम तो परेशान ही हो गए थे। ओ यार, एक बंदा नजर आ गया था, वजदान ने उसे पहचान लिया था। उसने चीख कर मुझे उसके बारे में बताया तो वो वहां से भाग निकला। वो तो अपनी फटफटियां निकाल कर ले गया, लेकिन मेरे आगे 2 गाड़ियां थी। मुझे सिग्नल खुलने का इंतजार करना पड़ा। सिग्नल खुलते ही मैंने गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन वो पता नहीं कितने गायब हो गए। सूतर सिंह कुछ कहना ही चाहता था कि एक मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। वो पुलिस का सार्जेंट था। उसे देखकर प्रताप सिंह का दिमाग भग से उड़ गया। उसे याद आ गया कि सड़क पर इस तरह गाड़ी खड़ी करना खिलाफ कानून है। उसने जल्दी से इंजन स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसी दौरान में सार्जेंट मोटरसाइकिल से उतरकर उसके करीब आ चुका था। वो चीनी था। तुमको मालूम है इस तरह गाड़ी खड़ी करना जुर्म है? मालूम है जी, मालूम है। गलती हो गई सरकार, इस मर्तबा माफी दे दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। माफ कर दिया। हम तुमको वार्निंग देता, आइंदा ऐसी गलती करना मत मांगता। नहीं मांगता सरकार, नहीं मांगता। प्रताप सिंह ने कहते हुए गाड़ी को गियर में डाला और उसे हल्के से झटके से आगे बढ़ा दिया। इस दौरान में सूतर सिंह भी अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। अगले ही लम्हे उसकी गाड़ी भी हरकत में आ चुकी थी। प्रताप की कार की रफ्तार हल्की थी। वो इधर उधर देख रहा था कि शायद वो मोटरसाइकिल सवार कहीं नजर आ जाए, मगर वो इतने भी बेवकूफ नहीं थे कि पहचान लिए जाने के बाद भी इस इलाके में घूमते रहते। घर पहुंचने के बाद प्रताप सिंह देर तक सोचता रहा कि आबिद अली और शगुफ्ता के कातिलों ने अभी तक ये बात नहीं सोची थी कि इस वारदात में जिंदा बच जाने वाला बच्चा उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अब जबकि वजदान ने उनमें से एक को पहचान लिया था तो उन्हें खतरे का एहसास हो जाएगा और वो खामोश नहीं बैठेंगे। वजदान के लिए अब खतरा कुछ और बढ़ गया था। माँ बाप के कत्ल के बाद से वजदान अपने घर नहीं गया था। वो प्रताप के घर पर ही रह रहा था, लेकिन आज अचानक ही उसे घर की याद आ गई। चाचा, मुझे अपना घर याद आ रहा है, मुझे ले चलो वहां पे। ओ, मैंने तेरे मकान की चाबियां पता नहीं किधर रख दी है पुत्र, मैं सुबह तुझे ले चलूंगा। चाबियां प्रताप सिंह के तकिए के नीचे रखी थी। घर भी ज्यादा दूर नहीं था, साथ वाला तो दरवाजा था, लेकिन उसने जानबूझकर टाल दिया था क्योंकि वो जानता था कि अपने घर में दाखिल होते ही एक एक चीज देखकर वजदान को अपने माँ बाप की याद आएगी और वो रोना शुरू कर देगा। उसकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी और उसकी रात बेचैनी में गुजरेगी। वो वजदान को बहलाने के लिए देर तक उससे बातें करता रहा। उस चीनी के बारे में भी उसने कई सवाल किए। उसकी शक्ल मैं कभी नहीं भूल सकता चाचा, उसे तो मैं जहां भी देखूंगा ना पहचान लूंगा। और हाँ, मुझे याद आ रहा है कि दारा ने उसे नाम से भी मुखातिब किया था। क्या नाम था वो, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन याद आ जाएगा। मैं रात भर सोचूंगा। मुझे यकीन है कि दारा ने तुम्हारे माँ बाप पर हमला कराने के लिए किराए के कातिलों की खिदमत हासिल की होंगी और वो भी उनमें से एक होगा। अगर उसका नाम मालूम भी हो जाए तो उसे आसानी से तलाश किया जा सकता है। जेरे जमीन दुनिया में मेरे भी कुछ जानने वाले, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। फिक्र मत करो चाचा, मैंने उसे सूरत से पहचान लिया तो उसका नाम भी मुझे याद आ जाएगा। वजदान ने पुरएतमाद लहजे में कहा। अच्छा पुत्र, अब तू सो जा, सुबह गल करेंगे। प्रताप सिंह ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं कब तक घर में बंद रहूंगा चाचा? मेरे स्कूल का क्या होगा? मेरी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। ओ, अभी कुछ रोज तुझे स्कूल से छुट्टी करनी पड़ेगी जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते। आजादी से घूमना फिरना तेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है पुत्र। जहां तक तेरी पढ़ाई का ताल्लुक है तो ऐसा करो ना, कल से मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है चाचा, लेकिन अगर वो लोग ना पकड़े गए तो क्या मैं कभी घर से नहीं निकल सकूंगा? और वो लोग पकड़े जाएंगे, जरूर पकड़े जाएंगे। अगर कानून उनका सुराग ना लगा सका ना तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को तलाश करना मैंने अपना मिशन बना लिया है। जब तक मैं उनसे इंतकाम नहीं लूंगा मुझे भी चैन नहीं आएगा। तू फिक्र ना कर, मैं जिंदा हूँ, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा और ना ही आबिद अली और भाभी शगुफ्ता के कातिलों को माफ करूंगा।
मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा चाचा, वजदान ने पुरएतमाद लहजे में कहा। हाँ पुत्र, इंतकाम हम दोनों का मिशन है और हम इसे पाए तकमील तक जरूर पहुंचाएंगे। वजदान जवाब देने के बजाय खामोशी से छत को घूरता रहा। प्रताप सिंह भी खामोश रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद वजदान तो सो गया, मगर प्रताप सिंह जागता रहा और सोचता रहा। सुबह जब वो बेदार हुआ तो वजदान पहले ही जाग चुका था। तकरीबन 1 घंटे बाद नाश्ते से निमटकर प्रताप सिंह ने चाबियां उठाई और वजदान को लेकर मकान से बाहर आ गया। कुछ देर तक वो गली में खड़ा इधर उधर देखता रहा। इसी दौरान में गली में रहने वाला कीकबाद नामी एक पारसी अपने घर से निकलकर वहां आ गया। वो लोग कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर कीकबाद के जाने के बाद प्रताप सिंह ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और आबिद के मकान के गेट का ताला खोलने लगा। 2-3 मिनट बाद वो मकान के अंदर मौजूद थे। मकान का दरवाजा कई रोज बाद खुला था। हर चीज गर्द आलूद थी। उसे याद था कि शगुफ्ता सफाई का बड़ा ख्याल रखती थी। घर की हर चीज सलीके से अपनी जगह रखी हुई और साफ सुथरी नजर आती थी, मगर अब हर चीज पर गर्द की तह जमी हुई थी। प्रताप सिंह इधर उधर देख रहा था कि सिसकियों की आवाज सुनकर वो चौंक उठा। उसने देखा वजदान लाउंज में नजर नहीं आ रहा था। सिसकियों की आवाज बेडरूम से आ रही थी। वो तेज तेज कदम उठाता बेडरूम में दाखिल हुआ। वजदान आतिशदान के सामने खड़ा था। कॉर्नर्स पर स्टेनलेस स्टील के खूबसूरत फ्रेम में आबिद अली और शगुफ्ता की तस्वीर लगी थी। शगुफ्ता की गोद में वजदान था। जिस वक्त ये तस्वीर खींची गई थी उस वक्त वजदान की उम्र 1 साल या उसके लगभग रही होगी। वजदान ने दोनों हाथों से फ्रेम को थाम रखा था और तस्वीर को देखकर सिसकियां भर रहा था। प्रताप सिंह ने उसके करीब पहुंचकर दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। वजदान पुत्र, मुझे मालूम है तेरे दिल पे गहरे जख्म लगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुआ था। मैंने भी अपने माँ बाप की जली हुई लाशें देखी थी तो अपने हवास को बैठा था, लेकिन तूने जिस सब्र से सदमा झेला ना, वो काबिल तारीफ है। अब सब्र कर पुत्र, जाने वाले वापस नहीं आते पर अपनी यादें छोड़ जाते हैं। तुम जिस तरह अजियत और कर्ब से गुजर रहे हो ना, इसका मुझे अंदाजा है, मगर अब सब्र करो। हौसला और सब्र ही इस दुख का इलाज है। हौसले से काम लो पुत्र। इतना हौसला कहाँ से लाऊं चाचा? वजदान ये कहते हुए उससे लिपट गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। प्रताप सिंह उसका कंधा थपथपाता रहा और उसके सर पर हाथ फेरता रहा। उसकी अपनी आंखें भी भीग गई थी। कितनी देर बाद वजदान अपनी कैफियत पर काबू पा सका था। वजदान पूरे घर में घूम रहा था और एक एक चीज को हसरत भरी नजरों से देख रहा था। प्रताप सिंह उसके साथ साथ था। वो दोनों एक बार फिर बेडरूम में आ गए। बेडरूम में एक दीवार के साथ तकरीबन 6 फुट चौड़ी और 8 फुट ऊंची लकड़ी की अलमारी बनी थी, जिसके 3 दरवाजे थे। एक दरवाजे में चाबियों का गुच्छा भी लटका हुआ था। वजदान ने चाबी घुमाकर वो दरवाजा खोल दिया। अलमारी के उस हिस्से में शगुफ्ता के कपड़े हैंगरों पर टंगे हुए थे। ज्यादातर साड़ियां थी। निचले हिस्से में शेल्फों पे तयशुदा कपड़े रखे थे। उसने दरवाजा बंद करके अलमारी का दूसरा हिस्सा खोल लिया। इस अलमारी में आबिद अली के कपड़े थे। वजदान कुछ देर इन कपड़ों को देखता रहा। फिर उसने अलमारी का तीसरा दरवाजा खोला। अलमारी के इस हिस्से में ऊपर नीचे कई शेल्फ बने हुए थे, जिनमें फाइलें और रजिस्टर वगैरह सलीके से रखे थे। सबसे नीचे एक दराज थी। वजदान ने झुककर वो दराज खोली। प्रताप सिंह उसके पीछे खड़ा था। वजदान जब सीधा हुआ तो उसके हाथ में पिस्तौल देखकर प्रताप सिंह चौंक गया। अरे बेटा, ये क्या? लाओ ये पिस्तौल मुझे दे दो। प्रताप सिंह ने हाथ बढ़ाया। नहीं चाचा। वजदान ने पिस्तौल पर मजबूती से गिरफ्त जमाते हुए कहा, ये पिस्तौल मेरे ही पास रहेगा। मैं इस पिस्तौल की गोलियों से उन लोगों के सीने छलनी कर दूंगा जिन्होंने मेरे माँ बाप को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। प्रताप सिंह को यूं लगा जैसे वजदान एकदम जवान हो गया। ओ नहीं पुत्र, अभी ये पिस्तौल तेरे पास रहना मुनासिब नहीं है। जब वक्त आएगा ना तो मैं खुद तेरे हाथों में पिस्तौल दूंगा। लाओ, इस वक्त ये मुझे दे दो। वादा चाचा? हाँ, वादा, प्रताप सिंह ने मुस्कुराकर कहा। वजदान ने पिस्तौल प्रताप के हाथ में दे दिया और मुड़कर दराज में रखी हुई चीजों को उलट पलट कर देखने लगा। प्रताप सिंह करीब ही खड़ा था। इस दराज में और बहुत सी दूसरी चीजों के अलावा नीचे एक पुरानी डायरी भी रखी थी। वजदान ने वो डायरी निकाल ली और उसे खोलकर देखने लगा। प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर उसके हाथ से डायरी ले ली और उसे उलट पलट कर देखने लगा। डायरी बहुत पुरानी थी। उसके कागज पीले पड़ चुके थे। पहले सफे पर आबिद अली का नाम और उसके साथ लिखी तारीख को देखकर प्रताप सिंह चौंक गया। 12 साल पहले की तारीख थी। प्रताप सिंह का ख्याल था कि आबिद अली चूंकि कारोबारी आदमी था, इसलिए इस डायरी में भी हिसाब किताब ही होगा। लेकिन जब उसने वर्क पलटे तो उसे एक बार फिर चौंकना पड़ा। इस डायरी में हिसाब किताब नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ तारीखों में याददाश्तें लिखी हुई थी। इस डायरी में तो तुम्हारे डैडी की याददाश्तें हैं। अगर तुम इजाजत दे तो मैं इसे अपने पास रख लूं। पढ़ने के बाद तुम्हें लौटा दूंगा।
मुझसे पूछने की क्या जरूरत है चाचा, वजदान ने कहा। प्रताप ने डायरी बंद करके बगल में दबा ली और वजदान के साथ साथ एक बार फिर मकान में घूमने लगा। वो 3-4 घंटे इस मकान में रहे और जब बाहर निकलने लगे तो वजदान ने अपना बस्ता भी उठा लिया। अपने घर में आकर प्रताप सिंह ने डायरी मेज की दराज में रख दी और सूतर सिंह को बुलाकर दोपहर के खाने के बारे में हिदायत देने लगा। घर में सिर्फ सुबह का नाश्ता तैयार होता था या चाय बनती थी। खाना होटल से ही आता था। 1:30 बजे के लगभग उन्होंने खाना खा लिया। खाने के बाद वजदान कालीन पर अपनी किताबें फैलाकर बैठ गया और प्रताप सिंह टेलीफोन पर किसी से बात करने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद जब प्रताप वजदान वाले कमरे में आया तो वो कालीन पर सो रहा था और उसके चारों तरफ किताबें कॉपियां फैली हुई थी। प्रताप सिंह को एक जरूरी काम से बाहर जाना था। उसने सूतर सिंह को बुलाकर घर में बिठा दिया, कुछ जरूरी हिदायत दी और बाहर चला गया। उसका अपना दफ्तर लिटिल इंडिया में सैरागॉन रोड की बगल में वाक़े एक तंग सी गली में था। उस इलाके में आकर यही लगता था जैसे कोई हिंदुस्तान के कदीम इलाके में आ गया हो। तंग और पुरहुजूम गलियां, सामान से भरी हुई दुकानें। प्रताप सिंह का दफ्तर जिस गली में था वो भी खासी तंग थी। इस तरफ ज्यादातर मिर्च मसालों और किरियाने की दुकानें थी। एक खस्ता हाल से 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थी। पहली मंजिल पर प्रताप सिंह का दफ्तर था और उससे ऊपर वाली मंजिल पर एक हिंदू फैमिली रिहाइश पसीर थी। प्रताप सिंह कई रोज बाद अपने दफ्तर आया था। वो काम में इस कदर मसरूफ हुआ कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा। जब सर उठाकर सामने देखा तो दीवार गिर घड़ी 8 बजा रही थी। वो खाते बंद करता हुआ एकदम खड़ा हो गया। ओ भाई अवतार सिंह, सुबह सबसे पहले तुम कल आने वाला कंसाइनमेंट क्लियर करवा लेना, मैं दोपहर के बाद चक्कर लगाऊंगा। वो अपने मुंशी की तरफ देखते हुए बोला। दफ्तर से निकलकर तंग सी गलियों में चलता सैरागॉन रोड पर जब पार्किंग लॉट पर आ गया जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी, उसने जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। अभी उसने इंजन स्टार्ट किया ही था कि पीछे से एक आवाज सुनकर उछल पड़ा। यहाँ से तुम सीधे चाइना टाउन चलोगे? नहीं, अपनी जगह से हरकत करने की जरूरत नहीं, सीधे बैठो और गाड़ी आगे बढ़ाओ। प्रताप सिंह के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। ओ कौन है भाई तू? मेरी गाड़ी में बोलो मत, गाड़ी चलाओ। वो जो कोई भी था, बात अगरचे उर्दू में कर रहा था लेकिन लहजा चीनी था। प्रताप सिंह ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पार्किंग लॉट से निकलकर सड़क पर आते हुए उसने सामने लगे हुए आईने का जाविया दुरुस्त करने की कोशिश की, मगर पीछे बैठे शख्स ने पिस्तौल की नाल उसके हाथ पे मारी। प्रताप सिंह के मुंह से हल्की सी करहा निकली और वो जोर जोर से हाथ झटकने लगा। आराम से बैठा रहना जानवर दा पुत्र। वो पीछे मुड़कर देखे बगैर बोला, गाड़ी चलाते रहो खामोशी से। वो शख्स घुर्राया, उसके साथ ही पिस्तौल की नाल प्रताप सिंह की गर्दन से लग गई। प्रताप एक बार फिर गहरा सांस लेकर रह गया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सड़कों पर ट्रैफिक था। प्रताप सिंह कार ड्राइव करते हुए इधर उधर देख रहा था। वो कोई ऐसा मौका तलाश कर रहा था कि इस शख्स के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई कर सके, लेकिन ऐसा कोई मौका न मिल सका। चाइना टाउन की तरफ आने के लिए उसे एक तवील चक्कर काटना पड़ा। कार इस वक्त कैरन हिल रोड पर थी। ये ज्यादातर रिहायशी इलाका था। सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं थी। प्रताप ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। पिछली सीट पर बैठा हुआ वो शख्स आगे को झुका हुआ था और पिस्तौल की नाल उसने प्रताप की गर्दन से लगा रखी थी। ए, क्या करता है? आहिस्ता गाड़ी चलाओ। वो शख्स घुर्राया। रफ्तार बताने वाली सुई उस वक्त 55 और 60 के दरमियान थिरक रही थी। प्रताप ने दोनों हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर जमा दिए और पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दिया। ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज फिजा में गूंजी। कार सड़क पर लट्टू की तरह घूम गई। जोरदार झटका लगने से पिछली सीट पर बैठा हुआ वो आदमी उछलकर अगली सीट की पुश्त से टकराया। प्रताप बड़ी फुर्ती से अपनी सीट पर घूम गया। उसने घूमते उस शख्स की गर्दन पर हाथ डाल दिया। उस शख्स का हाथ दरवाजे पर लगा। इत्तेफाक से उसका हाथ हैंडल पर था। उसने 2 उंगलियां अंदर डालकर हैंडल उठा दिया। एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खुल गया। वो शख्स मछली की तरह प्रताप सिंह के हाथों से फिसलकर दरवाजे से बाहर गिरा। प्रताप तेजी से पलटा। उसने भी दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरा हुआ वो शख्स उसे संभलने की कोशिश कर रहा था। उसने प्रताप सिंह को कार से उतरते देखा तो फायर कर दिया। गोली प्रताप सिंह की पगड़ी को छूती हुई गुजर गई। प्रताप सिंह बड़ी तेजी से नीचे झुका। उसके साथ ही उसने लात घुमा दी। पैर की ठोकर उस शख्स के पिस्तौल वाले हाथ पर लगी और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। प्रताप सिंह ने दूसरी ठोकर मारना चाही, मगर उस शख्स ने दोनों हाथों से उसका पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। प्रताप सिंह लड़खड़ाता हुआ गिरा। इससे पहले कि वो संभल सकता, उस शख्स ने प्रताप सिंह पर छलांग लगा दी। वो शख्स अगरचे दुबला पतला था, मगर उसमें बला की ताकत भरी हुई थी। उसने दोनों हाथों से प्रताप सिंह का गला दबोच रखा था।
प्रताप को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका गला किसी आहनी शिकंजे में फंस गया हो। उसे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उसने दोनों हाथ उस शख्स की कलाइयों पर जमा दिए और अपने गले पर से गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसके साथ ही उसने अपनी एक टांग मोड़कर उस शख्स के पेट पर मारी और पूरी कुव्वत से उसे ऊपर उठाने लगा। वो शख्स प्रताप सिंह के ऊपर से होता हुआ पुश्त के बल पीछे जा गिरा। प्रताप बड़ी फुर्ती से उठकर बैठ गया। उस आदमी ने भी उठने में बड़ी फुर्ती दिखाई। प्रताप ने संभलने का मौका दिए बगैर खड़ी हथेली से वार किया। चौप उस शख्स के कंधे से नीचे जरा बाजू पर लगा। प्रताप ने दूसरा वार किया, मगर उस आदमी ने बड़ी तेजी से उसका एक हाथ से ब्लॉक किया और दूसरे हाथ से वार कर दिया। खड़ी हथेली का वार प्रताप सिंह के दाएं कंधे पर लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वजनी हथौड़े से जरब लगाई गई हो। तकलीफ से वो नीचे झुकता चला गया, लेकिन फौरन ही संभल गया। वो शख्स भी संभल चुका था। उसने दोनों हाथ आगे निकाल लिए। उसके अंदाज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो भी मार्शल आर्ट का माहिर है। वो प्रताप पर हमले के लिए पर तोल रहा था, लेकिन प्रताप सिंह ने मौका दिए बगैर उस पर हमला कर दिया। उसने दाएं टांग को इस तरह हरकत दी जैसे स्ट्रेट किक लगाना चाहता हो। दूसरे शख्स ने स्ट्रेट किक से बचने के लिए अपनी जगह से हरकत की, मगर प्रताप किक लगाने की बजाय बड़ी तेजी से अपनी जगह पर घूम गया। उसकी स्पिन किक उस शख्स की पसलियों पर लगी। वो बिलबिला कर लड़खड़ा गया। प्रताप सिंह ने एक और स्पिन किक लगाई। वो शख्स नीचे गिरा। प्रताप सिंह को तीसरा वार करने का मौका नहीं मिल सका। वो शख्स किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। उसने बड़ी कुव्वत से प्रताप सिंह के सीने पर फ्लाइंग किक लगाई थी। प्रताप सिंह लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल गिरा। वो शख्स प्रताप सिंह पर हमला करने के लिए फिर आगे बढ़ा, लेकिन ठीक उसी वक्त एक कार सड़क पर मुड़ी। वो दोनों कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में नहा गए। वो शख्स एक झटके से रुक गया। उसने कार की तरफ देखा और फिर प्रताप पर हमला करने के बजाय एक तरफ छलांग लगा दी। वो एक बंगले की दीवार चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। कार ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज के साथ रुक गई। 3 आदमी नीचे उतरकर प्रताप सिंह की तरफ दौड़े, जो अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा था। एक आदमी ने उसे सहारा देकर उठाया। वो तीनों हिंदुस्तानी थे। क्या हुआ? कौन हो तुम? और वो कौन था? एक आदमी ने पूछा। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा, प्रताप सिंह ने इधर उधर देखते हुए कहा। इस लड़ाई में उसकी पगड़ी सर से गिर गई थी और लंबे बाल शानों पर बिखरे हुए थे। उसने बालों को समेटकर सर के ऊपर जूड़ा बनाया और जमीन पर पड़ी हुई पगड़ी सर पर जमा ली। लेकिन हुआ क्या? ये कौन आदमी था जो तुम्हें मार रहा था? वही तो बता रहा हूँ भाई जी कि शराफत का जमाना नहीं रहा। इस बंदर ने लिफ्ट मांगी थी, मैंने इसे कार में बिठाया। यहाँ पहुंचकर उसने सुनसान सड़क देखी तो पिस्तौल निकाल लिया। वो मुझे लूटना चाहता था, लेकिन भाई जी अपनी मेहनत की कमाई को इतनी आसानी से किसी के हवाले नहीं करता ना। मैंने तो उसे गिरा ही लिया था, लेकिन आप लोगों की गाड़ी इस तरफ मुड़ते देखकर वो भाग गया। अच्छा हुआ भाग गया, वरना हो सकता है आपको कोई नुकसान पहुंचा देता। आपको चाहिए कि आप फौरन पुलिस में इत्तला दें। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का की फायदा होना है? ऐसे लोगों को तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने उसकी शक्ल अच्छी तरह नहीं देखी, पुलिस कैसे तलाश करेगी इसे? बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मामला रफा दफा हो गया। वो लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए और वहां से चले गए। प्रताप सिंह इधर उधर घूमकर कुछ तलाश करने लगा। बिलाखिर उसे हमलावर का पिस्तौल मिल गया जो उसकी कार से चंद गज दूर पड़ा था। उसने पिस्तौल उठाकर चेक किया और फिर जेब में रख लिया। पुत्र जी, अब तुम्हारे इसी पिस्तौल की गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतारूंगा। वो बड़बड़ाता वह कार में बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो इस वक्त कैरन हिल रोड पर था। अगले मोड़ पर उसने गाड़ी बाइटफोर्ड रोड पर मोड़ दी और इस सड़क पर होता हुआ आर्चर्ड रोड पर पहुंच गया। प्रताप सिंह का जहन उलझा हुआ था। ये आदमी पहले उसकी कार में छुपा हुआ था, जिससे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं है कि उसका ताल्लुक दारा ग्रुप से है। दारा यकीनन इस बात से बाखबर हुआ कि वजदान इसकी तहवील में है। वजदान इस लज्जाखेज वारदात का चशमदीद गवाह था और दारा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। वो उसे यकीनन अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। मकान पर पुलिस का पहरा था। 2 प्राइवेट गार्ड्स भी मौजूद थे। वहां वह हमला करने की हिमाकत नहीं कर सकता था। उसने गालिबन यही सोचा होगा कि प्रताप सिंह काबू में आ जाए और फिर उसके जरिए वजदान को भी अपने कब्जे में ले लिया जाए, लेकिन उसका ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सका था। दारा ने प्रताप सिंह को पकड़ने के लिए जो आदमी भेजा था, उसे खुद ही अपनी जान छुड़ाकर भागना पड़ गया था। वो आदमी प्रताप सिंह का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन अब प्रताप सिंह को वजदान की तरफ से परेशानी हो रही थी। उसके जहन में अचानक ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दारा ने एक तरफ उसे अगवा करने की कोशिश की हो और दूसरी तरफ वजदान को उठाने के लिए उसके मकान पर हमला कर दिया हो। ये ख्याल आते ही उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। यहाँ पर पार्ट 3 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 4 समाअत फरमाएं।